हेलो गाइस, 15 अगस्त 2021 तालिबान ने अफगानिस्तान टेक ओवर कर लिया। जब उन्होंने देश की कैपिटल काबुल में एंट्री की और प्रेसिडेंट अशरफ घनी देश छोड़कर भाग गए, इसी के साथ वेस्टर्न बैक गवर्नमेंट का पूरा कोलैप्स हो गया। यूनाइटेड स्टेट ने 30 अगस्त 2021 को ऑफिशियली अफगानिस्तान से अपनी पूरी मिलिट्री विड्रॉल कंप्लीट कर ली। 30 अगस्त 2021 ईस्ट कोस्ट के टाइम के मुताबिक दोपहर 3:29 PM पर अमेरिका का आखिरी C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान से टेक ऑफ किया। इसी के साथ यूएस हिस्ट्री की सबसे लंबी वार ऑफिशियली एंड हो गया। एक ऐसी वार जो 2001 में 9/11 अटैक के तुरंत बाद शुरू हुई थी और लगभग 20 साल तक चलती रही। अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपनी हजारों सोल्जर, ट्रिलियन डॉलर्स और 2 दशक लगा दिए, लेकिन आखिरी सीन वही था, तालिबान फिर अफगानिस्तान टेक ओवर कर लिया। ऐसे ही दुनिया के सबसे बड़े बड़े सुपर पावर यूएसएसआर और ब्रिटिश एम्पायर बार बार अफगानिस्तान को कैप्चर करने की क्यों कोशिश करते हैं और हर बार खाली हाथ क्यों लौटते हैं, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। अफगानिस्तान साउथ एशिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक जगह पर बसा हुआ है। वही वजह था कि 1839 में ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर दोनों इनका इन्फ्लुएंस गेन करना चाहते थे। इन दोनों एम्पायर की ये कंपटीशन द ग्रेट गेम के नाम से जानी जाती है। ब्रिटिशर इतने कॉन्फिडेंट थे कि बिना सोचे समझे लगभग 16,500 की एक आर्मी अफगानिस्तान भेज दी, लेकिन सिर्फ कुछ ही ब्रिटिश सोल्जर को जिंदा छोड़कर अफगानिस्तान ने लगभग सबको मार दिया। अब आते हैं 1933 में। जाहिर शाह अफगानिस्तान के आखिरी किंग बने। उनके टाइम में थोड़ी स्टेबिलिटी आई। 1964 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन लगाया गया, पार्लियामेंट बनी और 2 हाउसेस बनाया गया। जाहिर शाह ने अपने कजिन दाऊद खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन जाहिर शाह ने पावर अपने पास रखी। 1973 में जब जाहिर शाह का हेल्थ कंडीशन खराब हुआ, तब अफगानिस्तान में उतना अच्छा हेल्थ केयर नहीं था, इसलिए जाहिर शाह इटली में ट्रीटमेंट के लिए गए। इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके दाऊद खान ने गवर्नमेंट पलट दिया। पब्लिक और आर्मी दोनों ने दाऊद का साथ दिया, क्योंकि लोग किंगशिप से तंग आ चुके थे। लेकिन जाहिर शाह कभी वापस अफगानिस्तान नहीं लौट पाए। देश इतना अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक हो चुका था कि उनका रिटर्न प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया था। दाऊद खान ने डेमोक्रेसी लाने का वादा किया, लेकिन सिर्फ अपने पार्टी को इलेक्शन लड़ने दिया। लोग फिर से चीटेड फील करने लगे। दाऊद के बैड गवर्नेंस और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान (PDPA), जो यूएसएसआर से इंस्पायर थी। दाऊद खान को भी ये बात समझ आ गई थी और इसी वजह से उन्होंने PDPA को सप्रेस करना चालू कर दिया। उन्होंने PDPA के एक बड़े लीडर जैसे मीर अकबर खैबर को भी एलिमिनेट करवा दिया, जिसने सिचुएशन को और डेंजरस बना दिया। इसके बाद PDPA के मेंबर को मास लेवल पर गिरफ्तार करके जेल्स में बंद किया गया, लेकिन यहाँ से चीज कंट्रोल में आने से ज्यादा बिगड़ गई। पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गया और धीरे धीरे दाऊद खान के हाथ से पूरी सिचुएशन निकलती चली गई। सिस्टम कोलैप्स की तरफ बढ़ने लगी। 28 अप्रैल 1978 को PDPA ने दाऊद खान और उनके परिवार को मार दिया। नूर मोहम्मद तारकी प्रेसिडेंट बने। नूर मोहम्मद तारकी ने बड़े रिफॉर्म लाए। वुमेन्स को एजुकेशन मिली, फ्रीडम मिली, फोर्स मैरिज बंद हुई, रिलीजियस सिलेबस को हटाया गया और लैंड रिफॉर्म आया, जिसमें ज्यादा जमीन वालों की जमीन कम वालों को दी गई। लेकिन ये रिफॉर्म ट्रेडिशनल अफगान वैल्यू के अगेंस्ट थे, जिससे रिलीजियस और लोकल लीडर्स नाराज हो गए। यहाँ से मुजाहिदीन का जन्म हुआ। मुजाहिदीन का मतलब वो लोग जो इस्लाम की रक्षा के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े। नूर मोहम्मद तारकी उस वक्त प्रेसिडेंट के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी थे और हफीजुल्लाह अमीन फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ डेप्यूटी PM भी थे। लेकिन सोवियत यूनियन को अमीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। सोवियत को लगता था कि अमीन अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ तक कि उस टाइम ये भी रूमर्स चल रहा था कि वो CIA का एजेंट हो सकता है। दूसरी तरफ तारकी पर उनका ट्रस्ट काफी ज्यादा था। 20 मार्च 1979 को तारकी मॉस्को गए, जहाँ सोवियत ने उन्हें क्लियरली वार्न किया कि अमीन पर भरोसा मत करो, उसे पावर से हटाओ। साथ ही ये भी बोला गया कि अफगानिस्तान की सिचुएशन ऑलरेडी क्रिटिकल है, तो इतने एग्रेसिव सोशल रिफॉर्म को स्लो करना पड़ेगा। नूर मोहम्मद तारकी ने सोवियत को एश्योर दिया कि वो हफीजुल्लाह अमीन को पावर से हटा देंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, ये प्लान लीक हो गया था। कहा जाता है कि CIA को ये प्लान पता चल गई थी और उन्होंने अमीन को अलर्ट कर दिया था। अब गेम पूरी तरह से पलट चुका था। जब तारकी वापस अफगानिस्तान आए, अमीन ऑलरेडी रेडी था। उसने सीधा ब्रूटल मूव लिया और तारकी को मार दिया और खुद पावर कैप्चर करके प्राइम मिनिस्टर बन गए।
यूएसएसआर ने रियलाइज किया कि अफगानिस्तान उनके हाथ से निकल रहा है और सबसे बड़ा शौक ये था कि अब अफगानिस्तान की कमांड एक ऐसे लीडर के हाथ में है जिसे सोवियत यूनियन भरोसा नहीं करता था, जिसके बारे में ये तक रूमर्स था कि वो सीआईए से लिंक हो सकता है। 24 दिसंबर 1979 को यूएसएसआर ने हजारों सोल्जर के साथ काबुल में घुस के पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल अपने हाथ में लिया। आमीन को मार दिया गया और यूएसएसआर का अपना लीडर बाबरा करमल को सत्ते में लाया गया। दुनिया ने यूएसएसआर की इस हरकत की वजह से खुल के निंदा किया, पर यूएसएसआर ने कहा कि वो सिर्फ हेल्प करने आए थे। यूएसएसआर का अफगानिस्तान में आने से यूएस बिल्कुल खुश नहीं था। अगर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता तो पूरे एशिया में यूएस का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता, लेकिन डायरेक्टली वार करना यूएस यूएसएसआर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ले जाता, जो यूएस नहीं चाहता था। यूएस ने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी चूज की। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के हेल्प से यूएस ने सीआईए और पाकिस्तान की आईएसआई मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मकतब अल खिदमत। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे रीजन में मैसेज फैलाया कि ये इस्लाम पर हमला है, सब आओ और लड़ो। पाकिस्तान में मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी गई और पाकिस्तान को बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मिला। 3 इम्पोर्टेंट लोग पेशावर पाकिस्तान पहुंचे। ओसामा बिन लादेन, सऊदी अरेबिया का एक यंग बिलियनियर, अब्दुल्ला आजम, इस्लामिक स्कॉलर एंड मेंटर, एमन अल जवाहिरी, एक स्ट्रेटेजिक प्लानर। ये तीनों सीधे नहीं लड़े बल्कि फाइनेंशियल हेल्प की और रिक्रूटमेंट किया। इनके पास उन सभी मुजाहिदीन का डेटाबेस था जो इस वार में थे और इसी डेटाबेस को अल कायदा का नाम दिया गया। अब आते हैं वार में। यूएसएसआर की एयरफोर्स पावरफुल थी, पर अफगानिस्तान की पहाड़ी टेरेन और एक्सट्रीम मैदान ने उन्हें मुश्किल में डाला। मुजाहिदीन गोरिल्ला वारफेयर में माहिर थे। वो माउंटेन से अटैक करते थे और भाग जाते थे। यूएस ने मुजाहिदीन को स्टिंगर सरफेस टू एयर मिसाइल दिया, जिसे यूएसएसआर के प्लेन्स तक मार दिए गए। 10 साल लड़ने के बाद 1988 में यूएसएसआर ने अपनी फोर्स वापस खींचना शुरू कर दिया। 15 फरवरी 1989 को आखिरी सोवियत सोल्जर अफगानिस्तान से निकला। यूएसएसआर के लिए ये एक शर्मनाक हार था। यूएसएसआर के जाने के बाद मुजाहिदीन अलग अलग ग्रुप्स में आपस में ही फाइट करने लगे। सिविल वॉर शुरू हो गया। इसी केओस में तालिबान का जन्म हुआ, जो एक स्टूडेंट विंग था। वास्तव में तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, इसलिए उन्हें तालिबान कहा गया। मुल्ला मोहम्मद उमर उनके हेड बने, जिन्होंने यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ाई में एक आंख खो दी थी, जिस वजह से उन्हें बहुत इज्जत मिलती थी। 1996 में मुल्ला उमर ने 1500 रिलीजियस लीडर के सामने प्रॉफिट मोहम्मद की होली क्लॉक लावादा पहनी, जो 250 सालों से कोई नहीं पहना था। इसके बाद अफगानिस्तान में शरिया लॉ लागू किया गया। वुमेन्स पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन, म्यूजिक टीवी बैन, रिलीजियस एजुकेशन को कंपलसरी किया गया। एक 1500 साल पुरानी बुद्धा की मूर्ति, जो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट थी, उसे भी तोड़ दी गई। अब आते हैं ओसामा पर। ओसामा बिन लादेन का यूएस के खिलाफ होना मेनली आइडियोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स का मिक्स था। सबसे बड़ा रीजन था यूएस मिलिट्री का सऊदी अरेबिया में आना, जो इस्लाम के 2 सबसे होली शहर मक्का और मदीना की जमीन थी। ओसामा के लिए ये एक डायरेक्ट रिलीजियस वायलेशन था। इसके अलावा यूएस का मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस, इजराइल को सपोर्ट और गल्फ वॉर के बाद रीजन में परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस ने उसकी नफरत को और रेडिकल बना दिया था, जिससे उसने अमेरिका को अपना प्राइमरी एनिमी डिक्लेयर कर दिया। ओसामा ने 90s में अफगानिस्तान आकर तालिबान को फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइटर और ग्लोबल जिहाद नेटवर्क दिया। बदले में मुल्ला उमर ने उसे प्रोटेक्शन दी और ऑपरेट करने का फ्रीडम दिया। दोनों का कॉमन इंटरेस्ट था हार्डलाइन इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी और वेस्ट स्पेशली यूएस के खिलाफ स्टैंड। लेकिन अफगानिस्तान में फाइनल अथॉरिटी मुल्ला उमर की थी और ओसामा उनके प्रोटेक्शन के अंदर काम करते थे। ओसामा ने 9/11 जैसे मैसिव अटैक का प्लान अफगानिस्तान से की थी, जहां से उसका ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जहां से उसका पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था। तालिबान के प्रोटेक्शन के अंदर वो सिर्फ छुपा नहीं था, बल्कि ओपनली अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहा था। 11 सितंबर 2001 अमेरिका पर हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है। यूएस ने तालिबान से कहा ओसामा को हवाले करो एंड सारे अल कायदा ऑपरेशन को अफगानिस्तान से बंद करो। मुल्ला उमर ने इस डिमांड को सीधे रिजेक्ट कर दिया। इसके पीछे एक नहीं कई स्ट्रॉन्ग रीजंस थे। सबसे पहला, ओसामा ने सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई के दौरान तालिबान और मुल्ला उमर को काफी सपोर्ट दिया था। ये सिर्फ अलायंस नहीं, एक तरह की लॉयलिटी थी। दूसरा, अगर मुल्ला उमर ओसामा को यूएस के हवाले कर देते तो पूरे अफगानिस्तान में ये मैसेज चला जाता कि तालिबान अपने ही लोगों और अपने मेहमान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वास्तव में एक और रूल है, अपने मेहमान को कभी किसी और के हवाले नहीं करते। और तालिबान के लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, ये उनकी ऑथोरिटी, उनकी आइडियोलॉजी और उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल था। इसलिए मुल्ला उमर ने कॉम्प्रोमाइज करने के वजह कॉन्फ्रंटेशन चूज किया। 7 अक्टूबर 2001 यूनाइटेड स्टेट ने यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नेटो एलायंस के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर अटैक शुरू किया। शुरुआत में स्ट्रेटेजी क्लियर थी, ग्राउंड वार नहीं, सिर्फ एयर स्ट्राइक्स। अल कायदा और तालिबान के मेजर बेस पर बॉम्बिंग की गई, उनकी सप्लाई लाइंस को कट किया गया और उन्हें पूरे आइसोलेट किया गया। इस पूरे कैंपेन को नाम दिया गया ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम। कुछ ही दिनों के बाद नेक्स्ट फेज शुरू होता है। अब बैटलफील्ड पर एंट्री होती है एलाइट स्पेशल फोर्स की, यूएस के डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स और ब्रिटिश के एसएएस। 9 नवंबर तक तालिबान का एक मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड माज़ार-ए-शरीफ गिर जाता है। सिर्फ 4 दिन बाद 13 नवंबर को काबुल तालिबान के हाथ
हाथ से निकल जाता है और अगले ही महीने कांधार जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स भी फॉल हो जाता है। सरफेस पर देखो तो लगता है गेम खत्म हो गया है, तालिबान गायब, उनका गवर्नमेंट गिर चुकी थी और मुल्ला उमर और ओसामा जैसे लीडर अंडरग्राउंड हो चुके थे। लेकिन यूएस का मेन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ था। ना ओसामा पकड़ा गया ना मारा गया, वो अफगानिस्तान के अंदर ही कहा गुम हो गया। फिर भी दिसंबर 2001 को नई गवर्नमेंट बनी, इलेक्शन हुआ और हामिद करजाई को प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसने लगभग 55.4% वोट से जीता। 2003 में यूएस ने इराक पर भी हमला कर दिया। अब यूएस का फोकस दो जगह पर स्प्लिट हो गया। इसी फायदे का तालिबान ने यूज किया। पाकिस्तान के फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया FATF में तालिबान फिर से इकट्ठे होने लगे, मुल्ला उमर के स्टेटमेंट आने लगे और हक्कानी नेटवर्क IMU और अलकायदा के साथ अलायंस बनाई गई। यूएस बैक अफगान गवर्नमेंट एक करप्शन का अड्डा बन गई थी। हर ऑफिसर बस यूएस का पैसा लूटने में लगा था। तालिबान ने इसी वीकनेस को वेपन बना दिया। तालिबान ने लोकल लोगों में ये बात फैलाई और धीरे धीरे लोगों का गुस्सा गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ने लगा। तालिबान ने धीरे धीरे रूरल एरियाज पर वापस कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। सवाल ये है, अमेरिका क्या कर रहा था? सिंपल, उसका फोकस स्प्लिट हो चुका था। इराक वॉर चल रही थी और अफगानिस्तान में जो ट्रूप्स थे वो लिमिटेड थे। मेजोरिटी सिर्फ बड़े शहर की सिक्योरिटी देख रहे थे। तालिबान ने वही एरियाज कैप्चर करना शुरू किया जहां यूएस का प्रेजेंस वीक था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी साइड बाय साइड पैरेलल गवर्नमेंट खड़ा कर दी और अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर सील न होने की वजह से तालिबान अटैक के बाद पाकिस्तान भाग जाते थे। यूएस उन्हें पाक जमीन पर नहीं मार सकता था। अब अमेरिका को समझ आने लगा ये शॉर्ट वॉर नहीं है, ये लॉन्ग गेम है। इसलिए उसने अपने एलाइज जैसे यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को और डीपली इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। यूएस की मेजर गलतियां जो वार को जीतने की वजह और मुश्किल बना दिया। 2006 एक यूएस मिलिट्री ट्रक एक्सीडेंट में एक अफगान सिविलियन की डेथ होती है। सिचुएशन ऑलरेडी टेंस थी, लेकिन जब प्रोटेस्ट भड़का तो रिस्पांस और ज्यादा वायलेंट हो गया। फायरिंग में करीब 20 और लोग मारे गए। एक छोटी इंसिडेंट फुल ब्लोन पब्लिक एंगर में कन्वर्ट हो गया। 2007 शिनवार, टारगेट तालिबान था लेकिन रिजल्ट सिविलियन की डेथ थी। लगभग 12 इनोसेंट लोग मारे गए। 2008 हस्का, एक शादी जो नॉर्मली सेलिब्रेट हो रही थी, एयर स्ट्राइक गलत जगह पर गिरती है। 47 लोग मारे जाते हैं, जिसमें दूल्हा भी शामिल था। 2009 कुंदूज, नेटो एयर स्ट्राइक में 179 लोग मारे गए और रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग सिविलियन थे। बाद में जर्मनी ने कॉम्पेंसेशन दिया, लेकिन ग्राउंड पर मैसेज क्लियर था, जस्टिस नहीं सिर्फ पैसा। 2010 विकीलीक्स ने 90,000 प्लस सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक किया। इसमें दिखाया गया कि कई इंसिडेंट को हाइड किया गया, रिपोर्ट्स मैनिपुलेटेड हुई और जो पब्लिक को बताया जा रहा था वो पूरा सच नहीं है। हर एक इंसिडेंट के बाद तालिबान को नया फ्यूल मिलता गया। उन्होंने ये मैसेज पुश किया, ये वार तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, तुम्हारे खिलाफ है। 2011 तक ओसामा बिन लादेन अमेरिका के लिए एक सिंबल बन चुका था। सिर्फ एक टेररिस्ट नहीं बल्कि 9/11 का मास्टरमाइंड, जिसे पकड़ना यूएस की टॉप प्रायोरिटी थी। सालों की इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस और सीक्रेट ट्रैकिंग के बाद यूएस को एक लीड मिलती है। पाकिस्तान के एबटाबाद में एक सस्पिशियस कंपाउंड। 2 मई 2011 की रात यूएस नेवी सील ने एक कॉन्वर्ट मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। हेलीकॉप्टर के थ्रू साइलेंटली पाकिस्तान के अंदर एंट्री होती है, बिना ऑफिशियली इन्फॉर्म करके। ऑपरेशन सिर्फ कुछ ही मिनट चलता है और उसके एंड में ओसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है। उसकी बॉडी को बाद में सी में ब्यूरी किया गया ताकि कोई फिजिकल सिंबल ना बन सके। अमेरिका के लिए ये एक मेजर विक्ट्री थी। 10 साल बाद उनका प्राइमरी टारगेट एलिमिनेट हो चुका था। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से बात की। 29 फरवरी 2020 को दोहा एग्रीमेंट साइन हुआ। अफगान गवर्नमेंट को इस डील से बाहर रखा गया। सिर्फ यूएस और तालिबान के बीच डील थी। मेजर पॉइंट्स, नेटो अपनी फोर्सेस हटाएगा, तालिबान अलकायदा को सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ सीक्रेट क्लॉज थे जो पब्लिक नहीं किए गए, जो अफगान गवर्नमेंट को बहुत नाराज किया। अगस्त 2021 में यूएस ने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस वापस बुलाना शुरू कर दिया। अफगान प्रेसिडेंट अशरफ घनी देश छोड़कर भाग गए। 7 सितंबर 2021 को तालिबान ने नया गवर्नमेंट अनाउंस किया। मुल्ला मोहम्मद हसन पीएम और अब्दुल घनी बरादर डिप्टी पीएम बने। तालिबान ने वापस आते वक्त कहा, डरिए मत, वुमेन्स को राइट मिलेगी, किसी को नहीं मारा जाएगा, और स्लोली उनके वादे टूटने लगे। सितंबर 2021 कहा कि गर्ल्स एजुकेशन कंटिन्यू रहेगी। एक महीने बाद सेकेंडरी स्कूल में गर्ल्स का जाना बंद कर दिया। दिसंबर 2022 गर्ल्स की हायर एजुकेशन को भी बंद कर दिया। यूएस बैंक्स में अफगान गवर्नमेंट के $7 बिलियन फ्रोजन थे, जो यूएस वापस नहीं कर रहा था। फिर 2022 में जो बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू डिसीजन लिया कि इस अमाउंट को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया जाए, $3.5 बिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए और बाकी $3.5 बिलियन 9/11 विक्टिम्स के फैमिलीज के लीगल क्लेम के लिए। तालिबान ने तुरंत इसका विरोध किया। उसका कहना था कि ये पैसा अफगान के लोगों का है और इसे किसी और को देना इलीगल और अनजस्ट है।
मार्च 2026 में यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने एक इंपॉर्टेंट रूलिंग दी। 9/11 विक्टिम्स के फैमिलीज को इन फंड्स पर क्लेम करने से रोक दिया गया। कोर्ट ने क्लियरली कहा ये ऐसे तालिबान का नहीं है बल्कि अफगानिस्तान के लोगों का है। अफगानिस्तान की कहानी एक सिंपल हिस्ट्री नहीं है, ये एक रिपीट होने वाला पैटर्न है। एक के बाद एक सुपर पावर आए और हर बार आउटकम ऑलमोस्ट सेम रहा। एंट्री पावरफुल थी लेकिन एग्जिट साइलेंस था। वजह सिर्फ टेरेन नहीं है, हाँ पहाड़ी जियोग्राफी टफ है, लेकिन असली फैक्टर है अफगान सोसाइटी की नेचर, स्ट्रॉन्ग लोकल आइडेंटिटी, ट्राइबल स्ट्रक्चर और आउटसाइडर पर डीप डिस्ट्रस्ट। और सबसे बड़ी गलती जो हर सुपर पावर ने रिपीट किया, अफगान लोगों को समझने के बजाय उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश। जब भी एक्सटर्नल पावर ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लोकल रियलिटीज के ऊपर रखा, बैकलैश खतरनाक था और यही साइकिल बार बार रिपीट हुआ। आज भी ग्राउंड रियलिटी सिंपल नहीं है। इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ह्यूमैनिटेरियन इशू अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर फ्यूचर में भी सेम मिस्टेक रिपीट हुई तो ये क्राइसिस सिर्फ अफगानिस्तान तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का सोर्स बन सकता है। थैंक यू।